ये डाउट था और ये डाउट हो गया क्लियर। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया है जिन जिन लोगों ने भी पूछा था इसके बारे में। यस, अगर हो गया तो यस डाल दीजिए फटाफट से, जिसने भी पूछा था, जल्दी से, एकदम जल्दी, रैपिड स्पीड। ओके चलिए, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन है ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। चलो इसको हम आगे देखेंगे और हम इसको बता देंगे, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं मेटल आयन के साथ। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हम उसी बीच में हम आपको बता देंगे, बीच बीच में हम आपके डाउट्स को लेते चलेंगे, ठीक है। बीच बीच में डाउट्स क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि ऐसे में डाउट टॉपिक भी चलेगा और डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक डाउट अभी हो गया, एक डाउट और कुछ लेक्चर इसके बीच में हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी डाउट्स होगा आप लोग डाल दीजिएगा, हम बीच बीच में लेक्चर के बीच बीच में आपको डाउट्स क्लियर करते हुए निकलेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और ये हम पढ़ने वाले हैं मेटल आयन के बारे में, है ना, क्योंकि हम को फैक्टर पढ़ रहे हैं। को फैक्टर है ये, है ना, को फैक्टर है। तो को फैक्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ लिया है, को एंजाइम पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन। ओके, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिनको मेटल आयन की जरूरत पड़ती है उनके एक्टिविटी के लिए। जैसे कुछ जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटर, मेटल्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, तो यानी एक प्रोटीनेशियस पार्ट होगा, प्रोटीन होगा, प्लस एक मेटल होगा, है ना, तब ये बना आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बना, सॉरी, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, एंजाइम इज आल्सो प्रोटीन ना, सो वी कैन से इट्स अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। कॉन्जुगेटेड क्या है, एंजाइम है, हाँ जी, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, थोड़ा गर्म कर दीजिए हल्का सा, सॉरी, ठीक, कॉन्जुगेटेड एंजाइम है ये, ठीक है, क्या है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब ये जो हमारा कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, इसमें क्या एक प्रोटीन पार्ट होगा, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, तो ये क्या है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो मेटल है ये होगा तभी ये एक्टिवेट होगा, तो इस पर्टिकुलर प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए हमें इस मेटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि ऐसा क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, हमारे जो मेटल आयन होते हैं, ठीक है, मेटल आयन क्या करते हैं, वो आपके साइड चेन से, अच्छा छोड़ो साइड चेन की बात हम करते हैं, अभी ये काम करते हैं। हमारे पास जो कॉमन मेटल्स है, जिसको मेटल आयन कहते हैं, मेटल आयन कौन कौन से, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, मेटल आयन जो होता है, मेटल आयन वो एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड क्या है, एंजाइम है, विच मींस मेटल आयन को फैक्टर है, सॉरी, मेटल आयन को फैक्टर, नॉट कॉन्जुगेटेड एंजाइम, मेटल आयन को फैक्टर है, किस लिए, तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम के लिए। यानी कॉन्जुगेटेड एंजाइम में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन पार्ट होता है कोफैक्टर, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ मोहम्मद शाकिर, बताइए क्या प्रॉब्लम है, हाथ उठाया आपने। मोहम्मद शाकिर बताइए, सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी हम समझा देते, फिर से रिपीट कर रहे हैं ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। देखो, मेटल आयन क्या है, एक कोफैक्टर। चलो हम फिर से एकदम शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से इन द सेंस जो हम लोग कल पढ़े थे वहां भी एक चीज है, तो उसी से हम लिंक कर देते हैं, उसको समझ में आ जाएगा आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्लियर है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम हम किसको कहते हैं, एक प्रोटीन होता है और एक नॉन प्रोटीन होता है, ये क्लियर है, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं, और इसी कोफैक्टर में तीन टाइप हम लोग देख रहे हैं, जिनमें तीसरा टाइप है आपका मेटल आयन, यानी एक ऐसा एंजाइम जिसका नॉन प्रोटीन पार्ट को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट,
यानी ऐसा कुछ एंजाइम होगा जिसमें एक प्रोटीन पार्ट होगा और दूसरा नॉन प्रोटीन। तो मान लीजिए कि ये प्रोटीन है ए और नॉन प्रोटीन है एन ए नहीं होगा, जस्ट जनरली हम लोग लिख लेते हैं Fe, आयरन। ठीक है, अब ये जो ए है ये क्या है, प्रोटीन है, और Fe क्या है, नॉन प्रोटीन है। अब हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कोफैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। कोफैक्टर यानी कोफैक्टर क्या है, एक मेटल आयन है। हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये इस कॉन्जुगेटेड एंजाइम का जो कोफैक्टर है, तीसरा कोफैक्टर, वो मेटल कौन सा मेटल है और वो क्या फंक्शन करता है। क्योंकि हमें पता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम के जो कोफैक्टर होते हैं उनके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम वो होता है जिसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट जस्ट अ प्रोटीन, सो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। बट हमें नॉन प्रोटीन पार्ट के बारे में पढ़ना है क्योंकि वो प्रोटीन नहीं है। तो और प्रोटीन के अलावा और क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे पहली चीज हमें देखा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, को एंजाइम हो सकता है, और तीसरा मेटल आयन हो सकता है। यानी कॉन्जुगेटेड एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो क्या क्या हो सकता है, वो क्या क्या हो सकता है। तो एक हो सकता है प्रोस्थेटिक, दूसरा हो सकता है कोएंजाइम, तीसरा हो सकता है मेटल आयन। प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और मेटल आयन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेटल आयन अगर इस प्रोटीन के साथ जुड़ जाए तो कौन सा कॉन्जुगेटेड एंजाइम बनाएगा और उसका क्या फंक्शन होगा। ठीक है, और वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है आपको, बैकग्राउंड क्लियर हो गया, पीछे का मतलब पूरा एक बाउंड्री बन गया। अभी समझ में आया। मीनू प्लीज बताइए, आया समझ में। थोड़ा लग रहा है हम फास्ट चले गए इसलिए समझ नहीं पाए आप। अभी समझ में आया मीनू, प्लीज जल्दी से बताइए। ओके चलो, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। हमेशा बीच बीच में ऐसे बताते रहिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि हम उसी पॉइंट पे हम क्लियर करते हुए निकले। नहीं तो लास्ट में बताइएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उस वक्त फिर से रिपीट करना इट विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दैट, एंड ऐसे ही बीच बीच में आप लोग बताते रहिएगा कि कहाँ समझ में आया कहाँ नहीं आया। ठीक है, चलो। तो मेटल आयन के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। मेटल आयन के बारे में हमने एक पॉइंट देखा। ठीक है, एक पॉइंट हमने देखा मेटल आयन के बारे में कि ये एक्टिवेटर है। क्या है, ये एक्टिवेटर है, यानी ये ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, जो इस प्रोटीन पार्ट यानी एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, क्या करता है, एक्टिवेट करता है। यानी ये जो मेटल यहाँ पे हमने अटैच किया है एज अ कोफैक्टर कॉन्जुगेटेड एंजाइम का, इसमें ये प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, अब ये कौन कौन से मेटल यहाँ पे है जो कि एक्टिवेटर का काम करेंगे, जो हमारे मेटल आयन के रूप में काम करेंगे, एंजाइम के साथ जुड़े हुए रहते हैं, कौन कौन से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, दिख रहे हैं। एक हमने लिखा आयरन, जिसको हम इंडिकेट करेंगे Fe से। दूसरा हम लिखेंगे जिंक, जिसको हम इंडिकेट करेंगे Zn से। तीसरा हम लिखेंगे कॉपर, जिसको हम इंडिकेट करेंगे Cu से। चौथा हम लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम, जिसको हम इंडिकेट करेंगे Mg से। पांचवा हम यहाँ लिखेंगे मैंगनीज, दोनों में अंतर है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, Mn। मॉलिब्डेनम Mo। निकेल Ni। बोरॉन बी। ये कुछ एंजाइम हमने लिखा है। ठीक है, इस एंजाइम, क्योंकि ये मेटल आयन कोफैक्टर है और ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, सो हमने एक चीज देखा था, याद है, हमने कल क्या देखा था, हमने कल कोएंजाइम से रिलेटेड हमने देखा, जैसे असेटिल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला, सही है।
ठीक है, हम बता रहे हैं, जैसे हमने कल देखा था कि राइबोजाइम, राइबोजाइम किसको कहते हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम के फॉर्म में एंजाइम जैसा एक्ट करे उसको कहेंगे राइबोजाइम, है ना। सिमिलरली अगर मेटल आयन, सॉरी, अगर मेटल आयन इस प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो हम इस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, इस एंजाइम को हम कहेंगे मेटलोजाइम। क्या कहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटलो एंजाइम। और कभी कभी ये टर्म का इस्तेमाल करता है क्वेश्चन में, ठीक है, और इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, मेटलो एंजाइम वो एंजाइम होता है जिसमें कोफैक्टर मेटल होता है। कोफैक्टर क्या होता है, मेटल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ऑल राइट, ओके, आई बात समझ में? अब क्या होता है, ओके, अब ये मेटल आयन हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये मेटल आयन किस किस एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, किस किस का एक्टिवेटर ये हो सकता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को अभी तक समझ में नहीं आया तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, ठीक है, कि समझ में नहीं आया। अच्छा, बाद में बताएंगे। बाद में नहीं बताएंगे, नहीं नहीं, अभी म्यूट कर लेंगे, बाद में नहीं बताएंगे। एक सेकंड, हम ही कंट्रोल कर देते हैं म्यूट ऑप्शन, ठीक है। चलो मेटल और एंजाइम फिर से बताते हैं, ठीक है। एक क्वेरी आया तो मेटल, ओके, तो मेटल देखिए, ऐसे एंजाइम जिसमें मेटल अटैच हो एज अ कोफैक्टर, यानी एज अ नॉन प्रोटीन अगर मेटल अटैच हो, उस एंजाइम को हम मेटलो एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटलो एंजाइम, ठीक है। आई बात समझ में? ये किन्होंने पूछा था ना, रिया कुमारी, समझ में आया रिया कुमारी? जिस एंजाइम के कोफैक्टर मेटल हो उस एंजाइम को मेटलो एंजाइम कहते हैं। क्लियर? और कोफैक्टर क्या है हमने समझ ही लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं, हम एक टेबुलर कॉलम बनाएंगे, एंजाइम एक्टिवेटर्स। कौन कौन सा एंजाइम है और कौन कौन सा एक्टिवेटर है यहाँ पे। सर बट अभी आपने कहा कि मेटल प्लस प्रोटीन पार्ट फॉर्म, हाँ बस वही तो बात है, वही, अरे भाई सेम चीज है, प्रोटीन इज जस्ट एन एंजाइम ना, वहां पे प्रोटीन वहां पे जस्ट एंजाइम के फॉर्म में काम कर रहा है। सो देखो यहाँ पे, देखो हम आपको बताते हैं, एंजाइम जो कि हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कॉन्जुगेटेड, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होता है, एक प्रोटीन पार्ट होगा और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, है ना। तो नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर अगर मेटल हो, यानी इस एंजाइम में अगर मेटल अटैच है, ये प्रोटीन क्या है, ये अपो एंजाइम है, ये क्या है, अपो एंजाइम है। तो इस अपो एंजाइम के साथ अगर मेटल अटैच है, मतलब कि एंजाइम में क्या अटैच है, मेटल अटैच है।
तो जब एंजाइम या प्रोटीन में अगर कोई मेटल अटैच हो, मेटल और प्रोटीन, ओजस्वी, गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, बस सिंपल सी बात है। चलो यहां पे देखते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एक पार्ट, जैसे यहां पे हम लिखेंगे एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स, और दूसरे साइड हम लिखेंगे एंजाइम्स। ठीक है, दूसरे साइड में लिखेंगे एंजाइम्स। पहला एक्टिवेटर हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट एक्टिवेटर आई जस्ट वांट टू राइट इट हियर इज योर आयरन। सेम जिस ऑर्डर से पीछे लिखेंगे, उसी लिखे थे उसी ऑर्डर से लिखेंगे, Fe। ठीक है, ये कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? तो यहाँ पे हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, अकोनिटेस, अकोटिनेस, अकोटिनेस, कैटलेस, ठीक है, कैटलेस एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेस। ये सब प्लांट में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, प्लांट में पढ़िएगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेस। दूसरा क्या है? दूसरा है जिंक, तीसरा है कॉपर, चौथा है मैग्नीशियम, पांचवा है मैंगनीज, छठा है मोलिब्डेनम, निकेल, बोरॉन। क्लियर है? अब जिंक किसको एक्टिवेट करेगा? डिहाइड्रोजिनेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, टायरोसिनेस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेस। ठीक है, उसके बाद हेक्सो काइनेस, मैग्नीशियम, ठीक है, फॉस्फो ट्रांसफेरेज। देखिए, ये सबको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो नीट, जो कि अभी सेम हो चुका है, एक हो गया है, इसके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम ये सब लिख रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर बोर्ड्स, ठीक है, नॉट फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स के लिए इतना जरूरी नहीं है, सो बोर्ड्स वालों इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना है। पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, लेकिन नहीं, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो भी आप छोड़ सकते हैं, अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। पेप्टिडेस, डीकार्बोक्सिलेज, नाइट्रेट रिडक्टेस, एक सेकेंड, थोड़ा टेक्निकल इश्यू लगता है, हो गया, ओके, रिडक्टेस, ठीक है, यूरिएस, इनोलेस, सब के बारे में आगे आगे आपके चैप्टर्स में आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिवेटर्स है यहाँ पे और कुछ एंजाइम्स है, ठीक है, कुछ एक्टिवेटर्स और कुछ एंजाइम्स, क्लियर है? तो इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन उसके पहले क्लासिफिकेशन देखें
लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे ये काम करता है वो हम थोड़ा सा जिस्ट इसका देख लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। देखो थोड़ा ट्रिक है और कुछ बात नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें भूल जाती है लेकिन कुछ कुछ याद रहती है, वही सब है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा। हमसे ज्यादा आप लोग तेज हो, हमसे ज्यादा आप लोग स्मार्ट हो, हमसे ज्यादा याद करने की कैपेसिटी आप लोगों के पास है, हमसे ज्यादा डाइवर्स आप सोच सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इश्यूज, बिकॉज ऑफ द IQ। ठीक है, हमारे पिताजी से IQ ज्यादा हमारा होगा, हमसे ज्यादा आप लोगों का होगा। ठीक है, हमसे ज्यादा हमारे बच्चे का होगा। तो ये सब चीजें हैं। सो यू ऑल विल रिमेंबर एवरीथिंग। हमसे ज्यादा आप स्मार्ट हो। ठीक है, तो आप लोग जल्दी कर पाओगे। बस बात ऐसा है कि प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो हमसे भी ज्यादा आप लोगों का IQ खराब हो जाएगा। या दैट्स ओके, दैट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, कभी भी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है तो हमें एक चीज के बारे में अंडरस्टैंड करना होता है, जिसको हम बहुत ही सिंपल भाषा में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको समझना होगा क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कोई भी इनर्ट मॉलिक्यूल, हमारे पास पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, है ना, इस तरह का कुछ पीरियोडिक टेबल आता है आपका, है ना, कुछ इस तरह के। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट कैटेगरी आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं बताइए तो। इस कैटेगरी में जितने भी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बताइए। पीरियोडिक टेबल का ये लास्ट कॉलम किसके नाम से है? इनर्ट गैसेस। वेरी गुड, इनर्ट मॉलिक्यूल्स, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं, है ना, इनर्ट, राइट, इनर्ट गैस। तो ये जो हमारे इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, हम इसको कह सकते हैं, ये जो हमारे इनर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, इनको क्या करने के लिए, इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। इन सब मेटल मॉलिक्यूल्स को क्या करना है? अगर एक्टिवेट करना है तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो इनएक्टिवेट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनको क्या किया जाता है? तो इनके एनर्जी को, इनके मॉलिक्यूल को, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्रिप्टॉन या जेनॉन लिख रहे हैं, ठीक है, जेनॉन, ठीक है, या रेडॉन, जो भी है, ठीक है, तो इनर्ट गैसेस कोई भी हमने एक ले लिया, ठीक है, कोई भी एक इनर्ट गैसेस ले लिया, वो इनएक्टिव कंडीशन में है। कुछ नहीं अभी बताया, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी हम बता रहे हैं, तो यानी जितने नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस, या हम कह सकते हैं इनर्ट मॉलिक्यूल, इनर्ट मॉलिक्यूल, जितने इनर्ट मॉलिक्यूल है वो इनएक्टिव, इनएक्टिव स्टेट में जो है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इनएक्टिव को एक्टिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत है। सॉरी, इसमें ऐसा लगेगा, ठीक है, एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वी कैन से द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है, एट विच द केमिकल रिएक्शन कैन अकर, इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यानी जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, जैसे वो एक्टिवेट हो गया और केमिकल रिएक्शन हो गए, क्योंकि एक्टिवेट नहीं होगा तो कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल को अगर हम एक्टिवेट कर रहे हैं
तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी उसमें यूटिलाइज करता है, वो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, उसमें एनर्जी जब देंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उस मॉलिक्यूल को राइज करने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए, या उस मॉलिक्यूल के एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि इतना एनर्जी हम बढ़ाएं जिससे कि वो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाए, या वो मॉलिक्यूल उस केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम यहाँ पे उसको लिख देते हैं, ऐसे बताने से शायद आप लोगों को नहीं दिमाग में घुसे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to raise the energy of molecules at which chemical reaction can occur is called activation energy. आई बात समझ में? यानी कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो इनएक्टिव है, ठीक है, उसको हम एनर्जी देंगे ताकि वो क्या हो, वो रेज हो। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, क्या कर रहा है, ये इसका लो एनर्जी, इनएक्टिव है। अब हम क्या करेंगे, इसको इतना एनर्जी देंगे कि ये एनर्जी क्या हो, यहाँ से राइज हो इसका, और इतना राइज हो कि ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए और वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इसको एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इज दैट ट्रू? समझ में आया? इज दैट राइट? समझ में आया? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस, रिया, आयुषी, वैष्णवी, आस्था, अनुष्का, जो भी लोग हैं यहाँ पे, सबको समझ में आया? ओजस्वी, यस, ओके, चलो। मतलब या सान्या, पंचल, कैसे हैं आप सब? रिया, एवरीबॉडी, सब बढ़िया है? सिद्धार्थ, कल्याणी, जो भी चैट बॉक्स में डाल रहे हैं उन सबका नाम ले रहे हैं, ठीक है? तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ स्पेसिफिक ले रहे हैं, जो जो चैट बॉक्स में मुझे दिख रहा है सबका हम नाम ले रहे हैं, ठीक है? ऑल राइट, ऑल राइट सर। नोबल गैसेस को एक्टिवेट करने के लिए जो मासिव एनर्जी रिक्वायरमेंट होंगी ना, या ऑफ कोर्स, देखिए दैट इज डिफरेंट। हाँ बिल्कुल, जितना एनर्जी जरूरत पड़े, लेकिन वो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कोई भी, नॉट ओनली वी कैन से नोबल गैसेस, लेकिन इनर्ट मॉलिक्यूल को एक्चुअली एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो निकालने के लिए, वो मतलब उसको क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। सो द मॉलिक्यूल जो इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल, इनर्ट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हम एक्टिव स्टेट में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है? देखो इसके ज्यादा केमिस्ट्री ना केमिस्ट्री टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वगैरह है। अभी के लिए हम एंजाइम के लिए इतना जान लो, है ना, बाकी का जो एक्सेसिव केमिस्ट्री है वो आपके केमिस्ट्री टीचर बताएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एंजाइम में। यहां समझ में आ गया सबको? ये क्लियर हो जानी चाहिए, जो हम बताएं वो आप लोग के दिमाग में बैठ जाए, दैट्स माई ओनली गोल, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। चलो इसके पिछले वाले पेज पे हम देखते हैं।
यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लगा है, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे लगा है, राइट, इस मॉलिक्यूल को एक्टिव करके इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व कराने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ एक्टिवेशन, कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हमें लगा है। नाउ द क्वेश्चन इज, हमारा एंजाइम यहाँ पे क्या करेगा? क्यों हमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना एक इनर्ट मॉलिक्यूल को मतलब एक्टिवेट करने के लिए, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। अब वहां पे इतना सारा एक्टिवेशन एनर्जी हम देंगे, कैसे दे पाएंगे? तो मतलब बहुत सारे इश्यूज होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, क्या पॉसिबल होगा, नहीं होगा। और इसी के लिए हमारे एंजाइम है। एंजाइम यहाँ पे क्या रोल प्ले करेंगे? एंजाइम का यहाँ पे क्या रोल है? तो एंजाइम प्लेज अ मेजर रोल इन lowering the activation energy, lowering the activation energy। ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। यानी अगर मान लीजिए कि एक अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक अमाउंट की जरूरत है, ठीक है, एक अमाउंट की जरूरत है, जिस अमाउंट में वो मतलब जिस अमाउंट में ये मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया जा सकता है। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी एक पर्टिकुलर अमाउंट का चाहिए, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी उतना हम दे नहीं पाएंगे इस मॉलिक्यूल को, तो इसमें एंजाइम क्या करेगा? अब इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। यानी अब जो हम 610 में, अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी है 610, इस एक्टिवेशन एनर्जी में जो नॉर्मली ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है, इसको क्या कर देगा? इस मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके 250 कर देगा या 150 कर देगा। जिससे क्या होगा? बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी देने पर ही ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेंशन इट हियर। यानी एंजाइम क्या करेगा? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम बढ़ाना एंजाइम का मुख्य रोल होता है ना? रेट ऑफ रिएक्शन को, यस 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 यस, वेरी गुड, डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। यानी एंजाइम का काम क्या होता है? टू बूस्ट अप द रिएक्शन, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगेगा तब तक ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होगा मॉलिक्यूल। तो क्या करेंगे? इस मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। यानी ये कम अमाउंट देते ही क्या हो जाएगा? कम एनर्जी में ही ये मॉलिक्यूल एक्साइट या फिर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगा? एंजाइम यहाँ पे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट समझ में आ रही है? एंजाइम का ये काम होता है, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो एक ग्राफ हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ग्राफ के हिसाब से ही हम आपको समझा देंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी शायद एक ग्राफ दिया होगा, ठीक है। एक मिनट, हम एनसीईआरटी को आप लोग देख लीजिएगा, एक ग्राफ होगा, कि वो ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और आपको पता चल जाए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो ग्राफ कैसे है? तो यहाँ पे हम बनाते हैं ग्राफ। तो मान लो कि हमारे दो एक्सिस हैं, नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। देखिए, समझ में आ जाएगा, फिर से बताते हैं, यहीं पे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो मान लीजिए ये साइड क्या है? दिस इज द साइड ऑफ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए कि इतना एनर्जी हम दे रहे हैं, इतना एनर्जी मॉलिक्यूल को दे रहा है, यहाँ पे इतना एनर्जी हम दे रहे हैं, यहाँ से सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, क्या होता है। अच्छा चलो, इसके पहले कि सब ये समझ में आए, हम बता रहे हैं आपको, जो एंजाइम होते हैं नॉर्मली, मान लीजिए कि एक एंजाइम है, ठीक है, वो कहाँ जाकर एक्ट करते हैं, तो वो एक सबस्ट्रेट, ये इसको कहेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, और ये होगा एंजाइम। जिस भी मॉलिक्यूल पे इस एंजाइम को एक्ट करना होता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। यानी ये क्या है, ये हमारा एंजाइम है, दूसरे कलर से कहोगे तो बना देते हैं यहाँ पे। ठीक, क्या है, ये हमारा एंजाइम है, एक सेकेंड, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, और ये हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट क्या होगा, यानी ये ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम एक्ट करने वाला है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, और जब ये दोनों अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है, ये है सबस्ट्रेट, और ये क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही है वैष्णवी। ठीक है, तो ये क्या है, सबस्ट्रेट, और ये क्या है, ये एंजाइम है। क्या होगा, देखो शेप साइज सही है, अब ये सही है, तो ये जाकर क्या करेगा, यहाँ पे जाकर ये इस तरह से अटैच हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ऐसे हम बनाते हैं। बन गया, तो ये है हमारा, ये हमारा सबस्ट्रेट, ये है हमारा एंजाइम जो बनाया है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो पॉइंट आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, जहां पे जाकर ये एंजाइम लगेगा, इस पॉइंट को कहते हैं एक्टिव साइट। क्या लगे, क्या कहेंगे, एक्टिव साइट कहेंगे। बिल्कुल लॉकिंग की मॉडल ही है, इसी को कहते हैं ना लॉकिंग की मॉडल। ठीक है, लॉकिंग की मॉडल, इसी को कहते हैं लॉकिंग की मॉडल ऑफ एंजाइम। ठीक है, लॉकिंग की मॉडल ऑफ एंजाइम इसी को कहते हैं। ठीक है, यानी जो ताला है और वो चाबी है, हमारा सबस्ट्रेट क्या है, ये एक ताला है, हम लिख देते हैं यहाँ पे ताला, और एंजाइम क्या है, चाबी, चाबी होता है ना शायद, आई डोंट नो, चाबी होता है, चाबी, मेरा हिंदी थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, चाबी, तो क्या है, ये है ताला और ये चाबी है, तो ताला चाबी जब अटैच हो जाएगा तो ताला चाबी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो सबस्ट्रेट के साथ जब एंजाइम जुड़ा उसको कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में। तो लेकिन देखिएगा यहाँ पे, अगर अच्छा चलो यहाँ पे हम एक और एंजाइम बना देते हैं, आप लोग बताइएगा मुझे, हमने ये एक एंजाइम बनाया, ठीक है, ये एंजाइम है, एंजाइम ये ए है और ये एंजाइम बी है। कौन सा एंजाइम इस ए और बी में, कौन सा एंजाइम यहाँ पे सेट हो सकता है, ताला चाबी वाला कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रखिएगा और बताइएगा मुझे, एंजाइम ए की एंजाइम बी, सब लोग बताइए, जितने भी लोग यहाँ पे सब लोग बताइए मुझे, कौन सा एंजाइम यहाँ पे सेट हो सकता है। यहाँ पे मुझे अभी तक 7 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, बताइए मुझे कौन सा चाबी इस ताले में सेट होगा। यस, वेरी गुड, तो सबने आंसर दिया ए, बिल्कुल ए ही सेट होगा। क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज इसका जो शेप है इस एक्टिव साइड से मिलता जुलता है ना, तो यहाँ पे इजीली अटैच हो सकता है। सो जो चाबी रहेगा
वही ताला खोल पाएगा। यानी ताले के अकॉर्डिंग चाबी होना चाहिए, ठीक है। अगर ताला अलग और चाबी अलग होगा तो क्या खुल पाएगा ताला? नहीं खुल पाएगा। तो एक्टिव साइट, जिस तरह का एक्टिव साइट होता है उसी तरह का एंजाइम वहां पे लगेगा। अगर कोई दूसरा एंजाइम आता है तो इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या नहीं होगा, यहाँ पे एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होगा और ये एक्टिव नहीं होगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात? आ रही बात समझ में? क्लियर है ना यहाँ पे? क्लियर है? ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसको आप लोग 2 मिनट आंखें बंद मत करना, आंखें खोलकर एक बार थोड़ा सा स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए और आप सोचिए कि क्या सब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर जिन लोगों ने भी पूछा है, हम सबका जवाब एक देंगे, एक ही वर्ड में, यस। जो भी क्वेश्चन पूछा आप लोग, सबका आंसर यस होगा। क्या एक्टिव साइट के लिए दो एंजाइम वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दो एक्टिव साइट, अलग अलग एक्टिव साइट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जैसे एक्टिवेटेड जो एंजाइम है वो एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्टिव साइट एक ही सबस्ट्रेट में बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्वेश्चन है, टेर्शरी प्रोटीन का जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर क्या एक्टिव साइट है सर? तो ये चीजें एक्टिव साइट पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, सर इसको एसी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। अब अच्छा लगता है एंजाइम सबस्ट्रेट, एसी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई नहीं, हम जैसे मर्जी वैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो एस इसका भी है। The substrate is also called active site? No. Substrate is not called, यहाँ पे आंसर हम देंगे नो का, वैष्णवी। सबस्ट्रेट को हम एक्टिव साइट नहीं कहेंगे। सबस्ट्रेट पे जो पॉकेट बना है हम उसको एक्टिव साइट कहेंगे, इसको हम एक्टिव साइट कहेंगे, पूरे सबस्ट्रेट को नहीं कहेंगे। अरे बात समझ में? यहीं पे अटैच हो रहा है ना, तो यही वो साइट है जहां पे अटैच होकर ये एक्टिवेट होगा। अरे बात समझ में? ठीक है। यानी एक्टिव साइट किसको कहेंगे? हैं? अच्छा बताइए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग घर में आते हैं, ठीक है। अब दरवाजा हम किसको कहेंगे? एक दरवाजे को ही कहेंगे ना। एक्टिव साइट जहां से घुसेंगे, एंट्री करेंगे, वही ना एंट्री साइट होगा, है ना। तो वैसे ही एक्टिव साइट वो है जहां से वो उसको हम एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, जो जहां से हम चाबी लगाते हैं ताले में, वो एरिया वही एरिया वो चाबी लगाने वाला होगा, है ना। पूरा ताले को तो हम नहीं बोलेंगे कि पूरा ताला में चाबी लगेगा, नहीं। उस ताले के उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट को कहेंगे जहां से वो खुलेगा, ओपनिंग पॉइंट है वो ताले का। सिमिलरली ये एक्टिव साइट है इस सबस्ट्रेट का, ठीक है।
पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर वेयर एंजाइम्स आर अटैच। हाँ ये सही है, वैर ना, वो WHE वैर ही है। ठीक है चलो सही है, बिल्कुल सही है। तो ये बातें समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही होता है, जो भी एंजाइम उठाइए, जो भी सबस्ट्रेट हो, सेम प्रोसेस काम करता है। लॉकिंग की मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम भी होगा, आई विल, हाँ, लॉकिंग की मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का नाम है डेनियल ई कोशाल्ड। ठीक है, क्या नाम है? डेनियल ई कोशलैंड। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, डेनियल ई कोशलैंड। ठीक है, डेनियल ई कोशलैंड। किस साल में? विच ईयर? 1959 में। ठीक है, उन्होंने ये, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड, ये जो है ये दूसरा थियरी दिए थे। एक मिनट, लॉकिंग की मॉडल थियरी देने वाले थे एमिल फिशर। लॉकिंग की मॉडल किसने दिया था? हम लिख देते हैं यहाँ पे, एमिल फिशर। ठीक है, एमिल फिशर। किस साल में दिए थे? किस साल में दिए थे? तो 1894 में दिए थे। ग्राफ बना रहे, ग्राफ बना रहे, ये बता दिया ना, ग्राफ, बिल्कुल ग्राफ बनाना ही एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिल फिशर 1894 में। ये डेनियल ई कोस्टलैंड जो है वो इंड्यूस्ड फिट थियरी दिए थे। अब वो भी बताएंगे आपको कुछ देर में, पहले हम ग्राफ बता दें, उसके बाद वो भी थियरी बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा भूल जाइए। ठीक है, ये इंड्यूस फिट थियरी देने वाले साइंटिस्ट है। तो हमारे जो लॉकिंग की मॉडल है, ये देने वाले एमिल फिशर हैं। बिल्कुल ग्रुप में भेज देंगे, डोंट वरी। ठीक है, वो 1894 में दिए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डोंट वरी, ये जो भी हमने लिखा था वो मिटा नहीं रहे, वो ऑलरेडी सेव हो चुका है। सो हम आपको PDF भेज देंगे। अब किसको एक्टिवेट करना है, आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग मुझे बताइएगा, किसको एक्टिवेट करना है? किस चीज को एक्टिवेट किया जाता है? एंजाइम को या सबस्ट्रेट को? किसको एक्टिवेट किया जाएगा? सबस्ट्रेट को, है ना, सबस्ट्रेट को एक्टिवेट किया जाएगा यहाँ पे। तो मान लीजिए कि इस तरफ क्या पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, जितना एनर्जी चाहिए सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है ये एनर्जी जो है, ये रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, एनर्जी बढ़ रहा है तो रिएक्शन भी इंप्रूव हो रहा है। और ये एक पर्टिकुलर स्टेज गया जहां पे रिएक्शन जो है क्या है, मैक्सिमम है। यानी अब यहां से क्या होगा, ये अब मैक्सिमम एनर्जी हुआ, मैक्सिमम रिएक्शन, और ये अब होने लगा डिक्लाइन। अब क्या होने लगा, हो गया आपको डिक्लाइन, और बन गया हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन, अच्छा दूसरा कलर से लिख देते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। यानी अब इसके आगे अगर हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, रिएक्शन हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस पॉइंट को जहां पे मैक्सिमम एनर्जी है, ये एक्टिव, यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन शुरू हो गया। ठीक है, मैक्सिमम, राइट, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहें, देखो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, क्या है यहाँ पे, सबस्ट्रेट है, यहाँ पे हमने दिया ये लाइन, यहाँ से शुरू हुआ है। तो ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है।
ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी हमने दिया, इस एनर्जी पे ही वो केमिकल रिएक्शन है, उसके बाद स्टेबल हो सकता है। और इसके बाद क्या होगा, अगर इससे ज्यादा अगर हम एनर्जी देने की कोशिश नहीं करेंगे, मैक्सिमम एनर्जी है, उसके बाद जब ये रिएक्शन इंप्रूव होगा तो एक्टिवेट हो गया और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये जो नीचे आ रहा है ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका मिल गया। ठीक है, तो ये क्या है, यहां से यहां तक दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए ये ज्यादा है। अब हमने क्या किया इसमें, अब हमने इसमें डाल दिया एंजाइम, और ये क्या हो गया, ये रिएक्शन, ओ माय गुडनेस, ये रिएक्शन क्या हुआ, ये ला, ये तो रिएक्शन यहीं पे खत्म हो गया, प्रोडक्ट यहीं पे बन गया, प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे इसका ट्रांजिशन स्टेट ये है। तो ये इसमें और इसमें क्या अंतर है, एक्टिवेशन एनर्जी का अंतर है। यानी ये जो ग्रीन लाइन आपको जो दिख रहा है ये क्या है, विथ एंजाइम, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है विथ एंजाइम, और ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम। आ रही बात समझ में, विथ एंजाइम, विथ एंजाइम क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस, यस अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस, ये दोनों का ये अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस है। तो ये हमने एंजाइम डाला तो ये एक्टिवेशन एनर्जी देखो कम हो गया, ये टोटल क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये विदाउट एंजाइम का एक्टिवेशन एनर्जी है और ये विथ एंजाइम का है, दोनों में अंतर है। लेकिन प्रोडक्ट तो दोनों में फॉर्म हुआ, बट एक्टिवेशन एनर्जी कम यूज हुआ यहाँ पे। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ एंजाइम, दैट इज द बेनिफिट ऑफ एंजाइम। आ रही बात समझ में, बोलो आ रही है बात समझ में क्लियरली, सबको बात समझ में आ गई, यस। ये डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी का, यही अंडरस्टैंडिंग करना है आप लोगों को कि एक्टिवेशन एनर्जी करता क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी हम सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को, जैसे एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है, ठीक है, जो एनर्जी जरूरत पड़ती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। लेकिन एंजाइम क्या करेगा, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। जैसे कि कम ही एनर्जी के यूटिलाइजेशन में हम किसी भी मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, मीनू को समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो हमने क्या किया, ये एनर्जी का एनर्जी है, जितना एनर्जी यूज हो रहा है, ठीक है, और ये क्या है, ये रिएक्शन है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो यानी जब हम रिएक्शन यहाँ पे शुरू हुआ तो एनर्जी हमने दिया, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, एनर्जी हमने दिया, तो ये एनर्जी लग रहा है, तो रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रीन वाला नहीं रेड वाला, रेड वाला कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं तो रिएक्शन बढ़ रहा है, और ये हो गया मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, जहां से अब प्रोडक्ट फॉर्म होना यहाँ पे शुरू हो गया, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो मैक्सिमम एनर्जी दिया, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, यही वो ट्रांजिशन स्टेट है जहां पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब इतना ही एनर्जी चाहिए मैक्सिमम रिएक्शन के लिए, such type of energy which activate molecules at a point of, yes of course active energy, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, ये हमने इतना देखो यहां से लेकर यहां तक जो अमाउंट ऑफ एनर्जी गया है उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। कितना ज्यादा गया है, ये एंजाइम के बिना हमने इतना ज्यादा एनर्जी दिया है, तब जाके ये केमिकल रिएक्शन मैक्सिमम पे पहुंच पाया है। लेकिन देखो जब हम एंजाइम दिए तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही वो रिएक्शन बन के प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिया, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। सो दिस इज द दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एंजाइम्स इन एक्टिवेटिंग एनर्जी। आया ग्राफ समझ में, ग्राफ समझ में आ गया। और अच्छे से ग्राफ हम लोग और एक ग्राफ देखेंगे कल, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस देखेंगे और कुछ क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टी देखकर क्या कर लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे और खत्म कर लेंगे क्लास को। तो कल हम कोशिश करेंगे कि कल चैप्टर वाइंड अप हो जाए, चैप्टर कल के कल खत्म हो जाए, ठीक है।
चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए मात्र इतना ही, ठीक है, और बाकी का हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। राइट, आई बात समझ में? समझ में आ गया बात? चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और प्लीज एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि ज्यादा टाइम ना लगाएं ज्वाइन करने में, कृपा करके हम पर कृपा करिए, अपने आप पर कृपा करिए और एकदम टाइम पे ज्वाइन कर जाइए, ताकि हम लोगों का स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट हो वो बर्बाद ना हो, ठीक है, और हम ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर सके, ठीक है, क्योंकि हम टाइम तो आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप लोगों का अगला क्लास भी होगा, बीच में ब्रेक चाहिए आप लोगों को, ठीक है, और मुझे भी चाहिए, मेरा भी अगला क्लास है। तो प्लीज इसका ख्याल रखें कि बहुत कम टाइम है, 1 आवर 15 मिनट्स, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट करने का, तो टाइम टू टाइम जुड़ जाएं, मैक्सिमम 2 मिनट्स टाइम लें आप, 2 से 3 मिनट ज्वाइन करने में, ठीक है, और प्लीज जुड़ जाएं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।